नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्रामीण प्रवेश की जो हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है, इसमें आज हम बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को फिर से कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न का आपको जवाब देना है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल कब लॉन्च किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो यह जो आपका ई ग्राम स्वराज पोर्टल था, इसको लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल वर्ष 2020 को। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह ई ग्राम स्वराज पोर्टल एवं मोबाइल ऐप है जिसको 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। यह पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल थी, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इसको लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2020 को किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। 100% आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, तंबाकू के पत्तियों को सुखाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं क्यूरिंग। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। जो क्यूरिंग प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत तंबाकू की पत्तियों को सुखाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देश का पहला गौ अभ्यारण्य जो है किस राज्य में खोला गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे देश का जो पहला गौ अभ्यारण्य था, यह खोला गया था मध्य प्रदेश में। इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं कामधेनु गौ अभ्यारण्य के नाम से। इसका नाम भी आप याद कर लीजिएगा, नाम आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्टली नाम ही दे दिया जाएगा आपसे एग्जाम में। तो आपका जो कामधेनु गौ अभ्यारण्य है, यह हमारे देश का पहला गौ अभ्यारण्य था जो मध्य प्रदेश में खोला गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पार्टीज जिसको हम बोलते हैं पटवारी इंफॉर्मेशन सेल, इसकी शुरुआत कब की गई थी। डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसकी जो शुरुआत है पटवारी इंफॉर्मेशन सेल की गई थी वर्ष 2005 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 2005 में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका डेफिनेटली सही यहाँ पर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, डेपोग विधि का संबंध निम्न में से किससे है, आपसे पूछा जा रहा है। डेपोग विधि का संबंध आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यह जो आपकी डेपोक विधि है, इसका संबंध है चावल उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। तथा मेनली इस विधि का जो प्रचलन था देखने को मिलता है कहाँ पर, फिलीपींस तथा जापान में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, चावल उत्पादन की यह जो विधि है और देखने को मिलती है, इसका प्रचलन जो है आपका फिलीपींस तथा जापान में देखने को मिलता है। तथा इस डेपोग विधि के तहत रोपनी हेतु जो पौध होता है धान का, वह 12वें दिन तैयार हो जाता है। तथा हाल ही में भारत ने जो है इसको अपने यहाँ लागू किया, 2021 में संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया गया था डेपोग विधि को। तथा भारत ने इस विधि को कहाँ से लिया, तो फिलीपींस से ग्रहण किया है, फिलीपींस से लिया है भारत ने डेपोग विधि को। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, यह चावल उत्पादन से संबंधित है। नेशनल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कब की गई थी, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो नेशनल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत आपकी की गई थी 17 जनवरी वर्ष 2014 को। एग्जैक्ट डेट आप याद रखिएगा, 17 जनवरी वर्ष 2014 को आपकी नेशनल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 17 जनवरी 2014 को। अगला प्रश्न आपके सामने है, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की शुरुआत कब की गई थी, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपकी जो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 2017 में आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत जो आपके स्वयं सहायता समूह हैं, स्वयं सहायता समूह जो पिछड़े इलाके होंगे, उनके सड़कों उन तक जो है सड़क परिवहन की सुविधा का विकास करना, इसका मेन उद्देश्य था। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का इसको शुरू किया गया था 2017 में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की यहाँ पे बात हो रही है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत किस जगह से की गई थी, लोकेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा,
समय था, वर्ष था आपका 20 नवंबर 2016 का। इसी दिन जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई थी। कहाँ से? तो आगरा से, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, आगरा से। दोस्तों ये जो प्रश्नों का लेवल है, मैं अलग अलग किताबों से, अलग अलग जगहों से रिसर्च करके लाता हूँ, तो इन प्रश्नों का अभ्यास आप डेली बेसिस पर करते रहिएगा। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को थोड़ा आप शेयर भी कर दिया करिए, थोड़ी हेल्प आप हमें हमारी कर दिया करिए। इन वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए जो लेखपाल की तैयारी को लेकर सीरियस हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव भी दे दिया करिए कि अगर कोई हमें इसमें बदलाव करना है या कुछ सुधार करना है तो ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के और सहपाठियों के मध्य जो है हमारे चैनल को शेयर कर दिया करिए, जिससे कि हमारा चैनल थोड़ा अपने आपके दोस्तों तक भी पहुंच जाए और हमारे चैनल की पहुंच भी जो है अच्छी हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद को वर्ष 2024 तक कितने गांवों का विकास करना है, आपसे पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए यह है। तो प्रत्येक चीज जो आपकी इस स्कीम से पूछी जा सकती है सांसद आदर्श ग्राम योजना से, मैं आपको वन वन करके एक एक करके बता दे रहा हूं। सबसे पहले स्कीम का नाम आप याद रखिए कि सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को। किसके जन्म दिवस के अवसर पर? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के अवसर पर जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। यह गांव के विकास एवं निर्माण का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत प्रथम जो लक्ष्य रखा गया था 2019 तक का, कि जितने भी सांसद होंगे, जितने भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, जिनको शॉर्ट फॉर्म में एमपी कहते हैं, तो जितने भी आपके एमपी होंगे, जितने भी सांसद होंगे, उनको वर्ष 2019 तक अपने पसंद के 3 गांवों का जो है विकास करना था। और आगे चलकर 3 गांव मतलब क्या यहाँ पे हो जाएगा? मॉडल गांव, यानी कि आदर्श गांव के रूप में जो है 3 गांव को विकसित करना था। और आगे चलकर इसको बढ़ाकर 2024 तक जो है कितना गांव कर दिया गया? तो 5 गांव कर दिया गया, यानी कि जो प्रत्येक जो सांसद होंगे 2024 तक 5 गांव को, अपनी पसंद के 5 गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित करेंगे, यह लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2024 तक 5 गांव को अपनी पसंद के जो 5 गांव होंगे सांसद के, उनको आदर्श गांव के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल मिशन की शुरुआत की गई थी 2014 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2014 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का सीधा संबंध राज्य से होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसानों का सीधा संबंध राज्य से होता है? तो काश्तकारी खेती में जो है किसानों का सीधा संबंध राज्य से होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2008 में 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की बालिकाओं के स्वास्थ्य से संबंधित कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। 100% आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की बालिकाओं के स्वास्थ्य से संबंधित कौन सी योजना आरंभ की गई थी? तो सहेली स्वास्थ्य किशोरी योजना, यानी कि सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की बालिकाओं के स्वास्थ्य से संबंधित जो योजना आरंभ की गई थी उसका नाम था सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही यहाँ पे है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो ग्रामीण जनसंख्या वो सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसका एक अंश है, आपसे पूछा जा रहा है। तो भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसका अंश है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? आपका सहकारी उधार ढांचा का। किसका? सहकारी उधार ढांचा का अंश है आपका भूमि विकास बैंक, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम आपका शुरू किया गया था
और 1989 से 1990 के दौरान, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। 1979 से लेके 1990 के मध्य जो इसको शुरू किया गया था, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें से ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी कौन नहीं है, तो इसमें से आपका जो नगर निगम वार्ड काउंसलर है, यह ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नहीं आता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नगर निगम वार्ड काउंसलर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे डेफिनेटली सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे आपको बताना है, एक तरफ राजस्व अनुभाग दिए गए हैं और उनके कार्य दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 4 राजस्व अनुभाग आपके सामने दिए गए हैं। तो राजस्व अनुभाग 1 की बात यहाँ पे की गई है। तो राजस्व अनुभाग 1 का कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है जमींदारी उन्मूलन का जो कार्य है वह देखता है आपका राजस्व अनुभाग 1, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद राजस्व अनुभाग 2 का कार्य क्या होता है, परिवार नियोजन का समन्वय का जो कार्य होता है वह राजस्व अनुभाग 2 देखता है, जो कि बिल्कुल ही यहाँ पे गलत दिया गया है। तो आपका बी वाला यहाँ पे गलत है। राजस्व अनुभाग 4 का क्या काम होता है, राजस्व अनुभाग 4 का काम होता है वित्त आयोग को सूचना देना, तो यह आपका बिल्कुल सही है, तीसरा वाला सही दिया गया है। इसके बाद राजस्व अनुभाग 5 का क्या काम होता है, नए मंडल जनपद तहसील के सृजन का कार्य देखना, तो आपका डी वाला भी बिल्कुल सही दिया गया। लेकिन आपका जो यहाँ पे बी वाला था, राजस्व अनुभाग 2 का जो यहाँ पे कार्य है वह गलत दिया गया है, परिवार नियोजन का समन्वय। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, परिवार नियोजन का समन्वय, ये सभी जो कार्य हैं यह देखता है आपका जो राजस्व अनुभाग 12 है। यहाँ पे राजस्व अनुभाग 12 होना चाहिए था, राजस्व अनुभाग जो 12 है आपका परिवार नियोजन का समन्वय संबंधी जो कार्य है वह देखता है। इसके अलावा राजस्व अनुभाग 2 का क्या कार्य है, तो राजस्व अनुभाग 2 का कार्य है वृक्षारोपण कार्यक्रम, ऊसर, बंजर भूमि, ग्राम पंचायत में निहित भूमि से संबंधित जो कार्य होता है वह आपका राजस्व अनुभाग 2 देखता है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। पटवारी सेवा नियमावली कब अधिनियमित की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो पटवारी सेवा नियमावली जो है कब अधिनियमित की गई थी, तो यह जो है आपकी 2006 में अधिनियमित की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 2006 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्व न्यायालय के अंतर्गत किसका न्यायालय सबसे निचले स्तर पर आता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो राजस्व न्यायालय के अंतर्गत किसका न्यायालय सबसे निचले स्तर पर होता है, तो इसमें से जो आपका नायब तहसीलदार का न्यायालय होता है वह सबसे निचले स्तर पर होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं सबसे सर्वोच्च स्थान पर कौन सा न्यायालय होता है, यानी कि राजस्व न्यायालय के अंतर्गत किसका न्यायालय सबसे सर्वोच्च स्थान पर होता है, तो राजस्व परिषद का जो न्यायालय होता है यह सबसे सर्वोच्च स्थान पर होता है और सबसे निचले स्थान पर होता है आपका नायब तहसीलदार का न्यायालय, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तहसीलों का विभाजन किसमें किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो तहसील का जो विभाजन है यह गाँव में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। गाँव में जो है आपका तहसीलों का विभाजन होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, कितनी होती है। तो आपकी जो मीट्रिक जरीब होती है उसमें कड़ियों की संख्या कितनी होती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, मीट्रिक जरीब में कड़ियों की जो कुल संख्या होती है वो 100 होती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 100 कड़ियाँ होती हैं आपकी मीट्रिक जरीब में। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सामूहिक कृषि का जो प्रचलन है सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सामूहिक कृषि का जो प्रचलन था यह सबसे पहले शुरू हुआ था आपका सोवियत संघ में। कहा, तो सोवियत संघ में जो है सामूहिक कृषि का सर्वप्रथम प्रचलन देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1 एकड़ जो है कितने के बराबर होता है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो 1 एकड़ कितने के बराबर होता है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 1 एकड़ में जो है आपका 4840 वर्ग गज होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 4840 वर्ग गज के बराबर होता है आपका 1 एकड़, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे डेफिनेटली सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद आपसे पूछा जा रहा है कौन सा होता है।
तो राजस्व प्रशासन के अंतर्गत जो सबसे निम्नतम पद होता है वो होता है पटवारी का, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पटवारी का जो पद होता है सबसे निम्नतम पद होता है राजस्व प्रशासन के अंतर्गत। आज के सेट का लास्ट प्रश्न आपके सामने है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो 2011 के सेंसस की यहाँ पे बात हो रही है। तो 2011 के सेंसस के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो आबादी है उसका लगभग 77.70% जो भाग है वह गाँव में यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 77.70%। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो सेट नंबर 17 है उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।